नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की जो न्यू एडिशन बुक आई है 2022 की, अभी हाल ही में लगभग 10 दिन पहले लॉन्च हुई है, ये आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी ये बुक लेकर नहीं आया, लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसके। आपको साथ में पढ़ाया जाएगा और साथ में इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा इसका। और अभी ये मुश्किल से 10 दिन पहले ये बुक लॉन्च हुई है। इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। हालांकि 2021 वाला जो कवर कर रहे हैं वो भी आपके प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेनिफिट देगा, तो उसे आप लोग कवर करते रहिएगा, साथ में इसे भी कवर कर दिएगा। पहले प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं। देखिए हाल ही पहले प्रैक्टिस सेट में थोड़ा ट्रिक लग गया, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पूरा नहीं लगा, कुछ क्वेश्चन में लग गए हैं, तो उस बात पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और शुरुआत करते हैं इसके साथ। एक दिन में हम 3 सेट कवर कराएंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, इसलिए एक दिन में हम 3 सेट कवर कराएंगे। तो साथ में आप लोग 2021 वाला भी सेट कवर कराया जाएगा, तो दोनों को साथ में आप लोग देखते चलिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो आपके राजगीर में स्थित है, बिहार के राजगीर में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कुल है आपके 400 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अब कब बनाई थी? रत्नागिरी पहाड़ी पर वर्ष 1978 में गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर यह अवसर पर यह बनाई गई थी। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। और यह आपका देखिए उत्तर में कितना दूर फैला हुआ है, आपके उत्तर से दक्षिण में 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और पूर्व से पश्चिम तक देखा जाए तो यह 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन शब्द है, क्वेश्चन है आपका आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द आपको पता है, यह श्रेष्ठ को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्य शब्द आपको श्रेष्ठ को इंगित करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है वह कौन है? तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है प्रभासगिरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जैन धर्म का स्थल है प्रभासगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका राजगीर थी बिंबिसार के समय मगध की राजधानी। और अजातशत्रु की बात किया जाए तो उसके समय आपकी भी राजगिरी थी। और पाटलिपुत्र की देखा जाए, ये पाटलिपुत्र अगर इस पर बात किया जाए तो यह उदयन के समय इसकी राजधानी थी। उसके बाद जो शिशुनाग वंश आता है तो उसकी राजधानी आपकी वैशाली हो जाती है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। सही जवाब हो जाएगा आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगे देखते हैं। और इसका स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये 1886 में उसमें विलय हो गया था। और इसके संस्थापक कौन थे आपके? सुरेंद्रनाथ और आनंद मोहन बोस, दोनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में माना जाता है? तो यह आपके लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। और देखते हैं इन्होंने क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्वराज, इन्होंने नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा दिया था आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इन्होंने नारा दिया था। इन्होंने बुक भी लिखी थी, जैसे हो गया गीता रस हो गई, वेदों में आर्कटिक होम लिखा था आपका, और केसरी नामक अखबार मराठी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। और मराठा अखबार जो है इंग्लिश में था, ये भी इसके संपादक यही थे। आगे देखते हैं। सन 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी आपकी अध्यक्षता? आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसे खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? किसने त्याग दी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हकीम अजमल खान ने। हकीम अमजद खान ने यह स्वीकार त्याग गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, हकीम अमजद खान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, वर्धा में। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट है? तो जो कोलकाता है ये आपके कर्क रेखा के निकट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आपका दिल्ली हो गया, जोधपुर हो गया, कोलकाता हो गया, नागपुर हो गया, सभी सभी आपके कर्क रेखा के निकट हैं। और अब कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और जो पूछा जाता है क्वेश्चन, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे निकट भारतीय शहर है, अगर शहर के बारे में पूछा जाए तो। ये आपका 11वां क्वेश्चन था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय IST एवं ग्रीनविच मानक समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितने देर का अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है 12 नंबर क्वेश्चन का। अब देखते हैं भारत का पूर्वी देशांतर जो है 82 अंश पूर्वी देशांतर, जो कि प्रयागराज कहाँ से गुजरती है? नैनी से गुजरती है, जो कि भारत का मानक समय रेखा मानी गई है। अब मानक समय रेखा के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन श्रेणी जो है वह आपका बृहद हिमालय है। 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा राइन नदी के किनारे अवस्थित है? 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वह राइन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें सरकारी और निजी कंपनियां जो साथ साथ काम करती हैं वह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण कहलाती हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि आपके PPP मॉडल पर आधारित होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर जो कि आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अपर्याप्त उत्पादन की क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो किसने किया था? आपके दादा भाई नौरोजी ने किया था राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18वें नंबर क्वेश्चन का। और आप लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं, इन्हें गोल्डमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय आयकर का आकलन किया था। और अगर पूछा जाता है क्वेश्चन वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसने किया था, तो आपके VKRV ने किया था। अगर पूछा जाए वैज्ञानिक प्रक्रिया से किसने किया था, तो VKRV राव ने किया था। अगर वैज्ञानिक की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया, देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा था, अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया से पूछा था, एक तो नॉर्मल पूछा जाता है। तो वैज्ञानिक वाला आपके VKRV राव ने किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो क्या कहलाता है आपका? तो आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मुद्रास्फीति, जिसमें मुद्रा का मान गिर जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विपणन जो है वह तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए तृतीय क्षेत्र 3 जो दिए गए हैं, जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उसमें विनिर्माण हो गया, निर्माण हो गया, गैस हो गया, जल हो गया, विद्युत हो गया, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो तृतीय क्षेत्र में आपके क्या क्या आते हैं? जैसे आपका व्यापार हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया,
संचार हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग जो होते हैं ये भी आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं, बीमा हो गया ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अगर चतुर्थ क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें सूचना का अध्ययन हो गया, विश्लेषण हो गया, सूचनाओं को ग्रहण करना हो गया, ये आपके चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। पांचवें क्षेत्र की बात की जाए तो शोधकर्ता जो होते हैं, कोई शोध करते हैं, वैज्ञानिक काम में लगाते हैं, कानूनी सलाह कोई देते हैं, तो आपके चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं, तो ये पंचम क्षेत्र में आते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार पर क्या था? तो कौन से आधार पर गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन आपका 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर गठित हुआ था। इसमें जब गठित हुआ था तो आपके कितने, आपके जो भारतीय प्रांतों से थे आपके 296 स्थानों से लिए गए थे और 208 सीटों पर इन्होंने जीत दर्ज की थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी इसमें से। तो इस बात को अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? तो भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इसे बनने में कुल कितने दिन लगे थे? इसे बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के भाग 3 संबंध किससे है? तो भाग 3 में किसकी बात की गई है आपका? तो इसमें आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर का मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो पहले आपके मौलिक अधिकार कितने थे? आपके मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें आपके जो संपत्ति का अधिकार था उसे निकालकर आपके 300 क में रख देगा। तो आपके कितने मौलिक अधिकार अब बचे हैं? आपके 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम आपके 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ई सही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, वही आपके राष्ट्रपति के लिए होता है। और अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो वहाँ पर 30 वर्ष हो जाएगा। अब देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। अब देखा जाए तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, और वोल्ट जो है वो विभवांतर का मात्रक होता है। हर्ट जो है वो आपका आवृत्ति का मात्रक होता है, और ऊर्जा की बात की जाए तो वहाँ पे जूल हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो सही जवाब हो जाएगा विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा का विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है। आगे देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर बनेगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है? आपका 28 नंबर क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बन जाता है? आपका पानी प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पानी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सिंदूर क्या है? आपका सिंदूर आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो जो आपका इसमें से बात की जाए तो जो समुद्री घोड़ा होता है तो वह वास्तविक रूप से मछली होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 30वें नंबर क्वेश्चन का। यहाँ से आपके मैथ की शुरुआत होती है। हमें बहुत ज़्यादा खेद है कि हम आपको मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पीडीएफ में आपके मैथ साथ साथ मिलेगा, तो वहाँ से आप लोग उसे देख लीजिएगा। आगे फिर हम हिंदी पर आते हैं। दिया है क्वेश्चन आपका सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आप सही जवाब हो जाएगा आपका सम्मुख का विलोम शब्द आपका विमुख हो जाएगा। विमुख ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका विमुख। अब बात किया जाए प्रमुख का, तो उसका विलोम शब्द आपका गौड़ हो जाएगा। पार्श्व की बात किया जाए तो उसका परोक्ष होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। समक्ष का परोक्ष भी उसका भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नम का पर्यायवाची नहीं है, तो नम का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गीला होता है नम का पर्यायवाची, तर होता है, भीगा होता है, आर्द्र होता है। तो इसमें भीगा भी है, आर्द्र भी है, गीला भी है, लेकिन आर्द्रा जो है वह आपका नम का पर्यायवाची नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नम का पर्यायवाची आर्द्रा नहीं। अगला क्वेश्चन है। रिज का विलोम है,
तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम आपका वक्र होता है। ऋजु रेखा, वक्र रेखा, इस तरह से देख सकते हैं। ऋजु का विलोम आपका वक्र होता है। अगर ऋजु की परिभाषी की बात करें तो सीधा, सहज, सरल, ये सब ऋजु की परिभाषी होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सावन हरे न भादो सूखे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताना है आपको। 39 नंबर क्वेश्चन है। तो इस शब्द का सदा एक ही दशा में रहना, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी हमेशा एक ही दशा में रहना। आगे देखते हैं। शुद्ध शब्द छाटिए इसमें, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा अभ्यस्त। आधा अ, आधा भ, य, फिर आधा स, तो इस तरह से अभ्यस्त लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं फिर जीएस पर हम। क्वेश्चन आपका, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी के गुडगार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो ये चुना आपका नीरज चोपड़ा जी को चुना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नीरज चोपड़ा चुना है। ये आपके कंपनी आपका मीट बनाने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र ने शुरू की है। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र में ने शुरू किया। 3 साल तक जो जेल में बंद रहेंगे इन लोगों को सजा, आपका ऋण दिया जाएगा इन लोगों के लिए, इन लोगों को ऋण दिया जाएगा। और इसमें कितना है, शुरुआती चरण में आपके 50,000 का आपका लोन दिया जाएगा और उसमें ब्याज कितना रहेगा? 7% का ब्याज लिया जाएगा। आगे देखते हैं। मधु मुध क्रांति नामक पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो सही जवाब है मुध है। देखिएगा, मुध क्रांति नामक पोर्टल ये आपके मधुमक्खी पालन के लिए की गई है और ये किसके द्वारा किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 54 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपके कौन बने हैं? आपके सोनाली सिंह बनी है। आपकी 1 फरवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है। सोनाली सिंह बनी है, 1 फरवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है। बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? 55 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा चीन के संघाई शहर में यह बना है दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन। और कितना लंबा है? 831 किलोमीटर लंबा। कितना है? 831 किलोमीटर ये आपका लंबा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, चीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो यह बनी है आपकी पाकिस्तान की बनी है। क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, कई पेपर में आ चुका, अभी हाल ही में बनी है। तो यह पाकिस्तान की बनी है, लाहौर हाई कोर्ट की है, प्रथम मुस्लिम महिला जज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दया प्रकाश सिन्हा को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? 57 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका वरिष्ठ लेखक नाटककार दया प्रकाश सिंह को किसके लिए चुना गया है, सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, आपका हिंदी भाषा के लिए चुना गया। 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है। ये आपके कहाँ, उत्तर प्रदेश के कासगंज के निवासी थे। आईएएस अधिकारी होने के साथ इन्हें हिंदी प्रविष्ट लेखक के लिए ये आपके आईएएस अधिकारी भी थे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के दौरान विश्व के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया गया, उस विमान का नाम क्या था? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, उस विमान का नाम आपका मारिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मारिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान मिला है? 59 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका केरल को मिला है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, केरल को मिला, प्रथम स्थान चौथी बार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके कौन है? आपके नवदीप सिंह गिल हैं इसके लेखक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, नवदीप सिंह गिल। अब इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में आपके स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक कर, ये तो आपको पता ही है। आगे देखते हैं, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा का साझा करते हैं? तो भारत के आपके 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ
सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 5 राज्य हैं आपके। और कौन कौन से हैं इनमें से देख लेते हैं आपके उत्तराखंड है, उत्तराखंड है आपका, यूके, और उसके बाद आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तीसरे स्थान पे आपका बिहार आ जाएगा, बिहार आ जाएगा तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल चौथे स्थान, और 5वें स्थान पर सिक्किम हो जाता है, 5वें स्थान पर सिक्किम हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपका अफगानिस्तान के साथ बात किया जाए तो अफगानिस्तान के साथ आपका एक सीमा साझा करती है, एक राज्य के साथ सीमा करती है, कौन? जम्मू कश्मीर करता है। पाकिस्तान की बात किया जाए तो उसमें जम्मू है, कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आपका पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है। चीन की बात किया जाए तो इससे आपका हिमाचल प्रदेश सटता है, लद्दाख सटता है, सिक्किम सटता है और अरुणाचल प्रदेश सटता है। म्यांमार की देखा जाए तो उससे आपका अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड सटता है। भूटान की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, आपका असम है और सिक्किम है और पश्चिम बंगाल साझा करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तेंगे किस देश की मुद्रा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका तेंगे आपकी कजाकिस्तान की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान की मुद्रा तेंगे है। अब देखा जाए आपकी अफगानिस्तान की मुद्रा, तो देखिए भारत के पड़ोसी राज्य से ही आपके मुद्रा पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहाँ का मुद्रा अफगानी है, बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ की मुद्रा टका है, भूटान देखा जाए तो नगुल्ड्रम है, चीन देखा जाए तो रामबिमसी है आपका, और चीन का देखिए मुद्रा देखा जाए तो युआन भी होता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में आता है। जापान की देखा जाए तो येन हो जाएगा आपका, कजाकिस्तान की जाके देखा जाए तो तेंगे जो दिया गया आपका, लाओस की देखा जाए तो लाओ है, मलेशिया की देखा जाए तो आपके रिंगित है आपका, अब मालदीव देखा जाए तो रुपया बात कर देंगे। इस तरह से आपके पड़ोसी जिसके हो जाते हैं आपके। देश में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सही जवाब हो जाएगा भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके हैं, राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। और राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो आपका एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, इससे 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, तब से यह मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। और आपकी पहली बार अब 1973 में मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। देखा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ इसकी थीम है, ओनली वन अर्थ। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी केवल एक ही पृथ्वी विश्व पर्यावरण दिवस की 2022 की थीम है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही पर, लियोन्स में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इंटरपोल का मुख्यालय। अब इंटरपोल की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरपोल की स्थापना आपकी भारत इंटरपोल में शामिल हुआ था आपका 1949 में। भारत इंटरपोल में शामिल सदस्य बना था 1949 में, भारत वहाँ पर उसका सदस्य बन गया था आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नाम बदलकर पहले इसका हैली नेशनल पार्क नाम था, आपको पता ही है। उसके बाद जो 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। अब इस समय इसका नाम बदल गया है। आप लोग कमेंट में बताइए तो क्या नाम हो गया इसका, जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट मुझे चाहिए तो चाहिए, आप लोग जरूर बताइए इस समय आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या नाम रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो यक्षगान आपका कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक पर लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो कौन थे आपके? क्वेश्चन नंबर 69 है। तो विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विनोबा भावे। कब मिला था इस पुरस्कार की? आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब से दिया जाता? 1957 से पुरस्कार दिया जाता और इसे एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। और यह
आपके फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल से संबंध में कौन सा गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित की बात किया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा दिया है? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल संबंध में गलत सुमेलित कीजिए। तो आपके शिक्षा मंत्री जो थे वह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये तो शिक्षा मंत्री थे, ये तो गलत नहीं है, इसमें गलत लगाया गया है। गृह मंत्री आपके थे, कौन थे? गृह मंत्री आपके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आपके उपराष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कानून मंत्री BR अम्बेडकर जी थे। रक्षा मंत्री बलदेव जी सिंह थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपके शिक्षा मंत्री थे, तो सही ही है। आपके रेल मंत्री की बात किया जाए तो रेल मंत्री आपके डॉक्टर जान मथाई थे, ये भी सही है आपका। तो इसमें से गलत कौन सा है देखा जाए? चौथा ऑप्शन देखा जाए आपके, चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है इसमें? देखते हैं क्या दिया गया है चौथा। रक्षा मंत्री जगजीवन राम, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि रक्षा मंत्री जगजीवन राम नहीं, रक्षा मंत्री आपके कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे आपके रक्षा मंत्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत दिया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ करके आंसर देना है आपको। दिया गया है, हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीला सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में न भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक तरफ से और हर समय पूरी तौर पर भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य का ही हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक के विरुद्ध करता है। जान ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार को नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है, जो अपनी शक्ल भीड़ के पर नहीं दे सकते। अगर किसी को यह शक्ल दिखाई दे तो उसे मालूम होता है कि अब वह भीड़ को पहचानता है, वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहराई भाषाई संबंध रखता है। यह मुक्त कर देने वाला अनुभव बनाता है, जिसका विपर्याय भी यही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर है 71 नंबर क्वेश्चन आप पीछा दिया गया क्वेश्चन आपका उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आपका भीड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है भीड़ में कवि। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। भीड़ में फंसे कवि की बात किया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? तो भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? भीड़ में अपनी शक्ल को देखना भीड़ से मुक्ति का उपाय है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। भीड़ में अपनी शक्ल को देख लेना ही भीड़ से मुक्ति का उपाय है। आगे देखते हैं, भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो सही जवाब है आपका मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोटर में चलने वालों के लिए रुकावट है। आगे देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं, भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? 75 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब है सत्ताधारी लोगों द्वारा भीड़ का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्ताधारी लोगों के द्वारा। 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 से आपका एक और गद्यांश शुरू हो जाता है। गद्यांश को एक बार हम पढ़ लेते हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। थोड़ा बड़ा गद्यांश है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़िएगा। दिया गया आपका, वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता से ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसी
शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश में पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसा शस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के लिए संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसके कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनका प्रयोग से व्यापक विनाश की आशंका दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक के विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। यह आपका गद्यांश था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका निशस्त्रीकरण और विश्व की शांति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, निशस्त्रीकरण और विश्व की शांति। आगे देखते हैं, भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों बनने की प्रेरणा किसने दी है? 77 नंबर क्वेश्चन है। तो आपके जापान पे जो परमाणु बम गिराया गया था, वहां से लोगों ने इसकी शिक्षा ली। ऑप्शन नंबर सी सही है, तब वो आपके सामने आया था। आगे देखते हैं, एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? 78 नंबर क्वेश्चन है। जब जापान में भयंकर विनाशकारी एटम बम की अपार शक्ति का अनुभव हुआ था। क्या हो जाएगा आपका? जापान में भयंकर विनाशकारी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा, पारंपरिक भय के कारण बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? पारस्परिक जो भय है, यानी एक दूसरे से भय के कारण एक देश दूसरे देश से डर रहा कहीं वो हम पर आक्रमण न कर दे, इस तरह से दोनों देश भयंकर हथियार बना रहे हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक युद्ध भयंकर और विनाशकारी होते हैं क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका 80 नंबर क्वेश्चन है। तो अधिकांश जनता उसकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देशों के। सही जवाब देखते हैं यहाँ से। सही जवाब हो जाएगा आपका अधिकांश जनता उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन बी सही है। फिर से हमें मैथ के लिए क्यों दिया, इसके आगे देखिए, इसके बाद सभी के सभी मैथ हैं। तो करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका पहला, आपका हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, तो उनकी पद्धति कैसी थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उचित समतावादी। आगे देखते हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इस 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किसमें हुई है आपका? ये आपके वैदिक युग में शुरुआत हुई इनकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, वैदिक युग में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, उसने अपनी धार्मिक सभा आपका प्रयाग में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, प्रयाग में किया था। ये आपके बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं देखे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? सही जवाब हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इसका निर्माण किसने शुरू किया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और किसके याद में? आपके बख्तियार काकी के याद में आपके शुरू करवाया था। इसका मृत्यु के बाद इसके पूरा इसे इल्तुतमिश ने करवाया। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। जो कि प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना हुई थी। अगर बात किया जाए नियमित जनगणना की, तो 1881 में आपके नियमित जनगणना शुरू हुई थी। और किसके समय में हुई थी? आपके लॉर्ड रिपन के समय में आपकी नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 में। देखिए, 2 तरह से क्वेश्चन आता है, प्रथम जनगणना और प्रथम नियमित जनगणना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन एक छूट जा रहा है, माफ कीजिएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका, बंबई में हुआ था।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मुंबई में, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका, काकौरी के केस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? सही जवाब हो जाएगा आपका वल्लभ पंत के समय हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत जी के अभियुक्त में हुआ था, समिति का गठन हुआ था। और आप लोग जानते हैं काकोरी षड्यंत्र का क्या नाम बदल के कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन नाम कर दिया गया इसका बदल के। और कब ये हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र, आप लोग जानते ही हैं। और इसमें इसके जो प्रमुख जो थे उसमें आपके राम प्रसाद बिस्मिल आ जाते हैं, अशफाक उल्लाह खान आ जाते हैं, ये सब थे आपके 10 क्रांतिकारी इसमें शामिल हुए थे। आगे देखते हैं महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8वें का, तो ये थे MG रंगा ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, MG रंगा ने इनका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं किसके सुझाव पर भारतीयों ने साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड इरविन के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को उससे बाहर रखा गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था आपका 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और साइमन कमीशन बना कब था? तो यह है आपका 8 नवंबर 1927 को बना था और 1928 में यह भारत में आया था। और इसके अध्यक्ष थे वही जॉन साइमन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पंत ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है आपका। और यह आपका गर्म मरुस्थल है। और पूछा जाए सहारा शब्द किस भाषा का से लिया गया, तो ये आपकी अरबी भाषा से लिया गया। ये बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये अफ्रीका तक में फैला हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा 20 से अधिक झीलें भी हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? सही जवाब हो जाएगा आपका 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 प्राकृतिक प्रदेशों में। अच्छाओं की बात की जाए तो इसमें हो जाता है आपका उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय एक हो गया, दूसरा हो जाता है आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान, फिर तीसरे पे आते हैं तो मरुस्थलीय भाग में आ जाता है, और चौथा देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार हो जाता है। 5वें की बात किया जाए तो जो आपके तटीय मैदान है, समुद्री किनारे वाले कोस्ट गार्ड, उसकी बात हो जाता है। और 6वें प्रदेश की बात की जाए तो आपके जो द्वीप समूह हैं आपके, उनकी बात की जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेलांग घाटी आपके उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और यहीं से आपके नेशनल पार्क जो गंगोत्री नेशनल पार्क का भाग है, इसी बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है का, भारत में समस्त राज्यों का क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का आपका पूर्व से पश्चिम तक की बात की जाए तो इसमें से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना स्थान है आपका, देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चौथा स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चौथा स्थान है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका अरबी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, अरबी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका वैश्वीकरण का घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्विक अर्थव्यवस्था का अर्थ यही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी काम कम रहता है उसमें अधिक आदमी लगे रहते हैं, तो ये आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया, विशाल श्रमिक शक्ति के नियोजन करने के लिए पूंजी की संरचना अपर्याप्त होता ना, तो आपका यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, यानी लोग ज़्यादा रहते हैं और काम कम रहता है, अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट एक लेखपत्र है, तो किसका लेखपत्र है? सही जवाब हो जाएगा आपका राजकोषीय नीति का। तो सही जवाब हो जाएगा आपका सरकार की राजकोषीय नीति का बजट पत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविदोत्तर संस्था है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये नीति आयोग जो है संविधान की उत्तर संस्था है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं, तो इसका गठन कब हुआ होता? तो इसका गठन आपका 1 जनवरी हुआ था आपका, 1 जनवरी सन 2015 में हुआ था आपका नीति आयोग का गठन। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था, और इसके प्रदेश अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं, और अरविंद पनगड़िया जो थे इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना का 20 नंबर क्वेश्चन है, आर्यन मल्होत्रा कमेटी संबंधित किससे है? तो आर्यन मल्होत्रा कमेटी जो है वह आपके बीमा क्षेत्र में सुधार से लिए है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका बीमा क्षेत्र में सुधार से लिए बनाया गया था आपका आर्यन मल्होत्रा समिति। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी व्यक्त नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो है आपका प्रजातंत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका प्रजातंत्र कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। दिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? आपका ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। आगे देखते हैं समवर्ती सूची में ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या जो संविधान में शब्द लिए गए हैं, तो हो गया जैसे इसके अलावा अमेरिका के संविधान से आपके मूल अधिकार लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व लिए गए हैं, जापान के संविधान से आपके संसदीय शासन प्रणाली लिया गया। इस तरह से जो भी शब्द आते हैं तो इसको आप लोग देखते रहिएगा, कई तरह से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की बात की गई है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपके भाग 20 में। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 368 जो है इसे संविधान संशोधन की बात की जाती है। और पूछा जाए आपके संविधान संशोधन कितने तरह से होता है, तो संविधान संशोधन आप लोग पता है 2 तरह से होता है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से हो जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका आयकर का एकत्रीकरण जो है यह कलेक्टर का काम नहीं होता है। आयकर का एकत्रीकरण कलेक्टर का काम नहीं होता है, बाकी सारे के सारे का भू राजस्व का एकत्रीकरण भी कलेक्टर का काम होता है, भू दत्तक का ये भी कलेक्टर का काम होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो सही जवाब है आपका सिलिकॉन होता है, जो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आइसो बार है वायुदाब के लिए होता है, आइसो हाइट है ऊंचाई के लिए होता है, आइसो बात गहराई के लिए होता है, लेकिन आइसो हेलाइन जो है बर्फ वर्षा के लिए नहीं है, लवणता के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से है। आइसो हेलाइन जो है यह लवणता जांचने के लिए होता है, ना कि बर्फ वर्षा के लिए प्रयोग शब्द। आगे देखते हैं एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका किण्वन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका किण्वन के द्वारा। और दूध से दही बनने की प्रक्रिया भी आपकी किण्वन के द्वारा ही होती है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आगे देखते हैं और हाइड्रोजनीकरण की बात किया जाए तो इसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोकार्बन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिक प्राप्त किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण। और बहुलकीकरण का बात किया जाए जो डी में दिया है, इसमें एकल इकाइयों से बहुलक बनाने की प्रक्रिया कहलाता है। आगे देखते हैं सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका ब्यूटेन गैस प्रयोग होती है इसमें। और घरेलू एलपीजी की बात किया जाए तो इसमें प्रोपेन गैस होती है। और उसके बाद भूजल रेडान सांद्रता परिवर्तन की बात की जाए तो इसमें भूकंपीय भविष्यवाणी की मदद करता है। इस तरह से आप लोग रिलेट कर लेते हैं। आगे देखते हैं अनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका जीन जो होता है वो अनुवांशिकता की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका जीन।
अनुवंशिकता की इकाई होती है। आप लोग को पता है अनुवंशिकता की खोज आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 संख्याओं में से 7 संख्याओं का औसत। देखिए मैथ यहाँ से हो जाता है, लेकिन हम लोग मैथ को स्किप करेंगे क्योंकि अभी आपको पता ही है। फिर हम रीजनिंग देखेंगे, रीजनिंग को स्किप करेंगे, सीधे हम हिंदी पर आते हैं या जीएस जो भी रहेगा उस पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वैमनस्य का विलोम क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा वैमनस्य का विलोम आपका सौमनस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका सौमनस्य। अगला है आपका सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका सूर्य प्लस उदय हो जाएगा सूर्योदय का सही संधि विच्छेद। आगे आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता न हो, उसके लिए क्या शब्द उपयोग होता है? तो उसके लिए निर्मम शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका निर्मम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ओछी हरकत करके कार्य सिद्ध करना। छक्का पंजा एक करने का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका ओछी हरकत करके कार्य को सिद्ध करना। आगे देखते हैं आपका जयद्रथ वस्त्र किसकी रचना है? तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जयद्रथ वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ जो गेम है 2026 का से सूची से किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी, यानी 3 खेलों को जो हटाया गया आपके कुश्ती है, तीरंदाजी है और निशानेबाजी है। 3 खेलों को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो है 2026 में राष्ट्रमंडल अगला खेल जो होगा उसमें कहाँ पर होगा? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका डिजिटल संसद को लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका डिजिटल संसद को लॉन्च किया संसद ने हाल ही में। आगे देखते हैं, डिजिटल संसद में आपको क्या होगा कि जो संसद की कार्रवाई है सीधे संसद के ऐप द्वारा आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो सही जवाब है आपका जयपुर में बनाया जा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसमें 75,000 दर्शक के बैठने की व्यवस्था होगी। और आपको याद ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आपका अहमदाबाद में है। और दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आपका ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न है। और पहले नंबर पर आपका अहमदाबाद का जो है क्रिकेट स्टेडियम। आगे देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो सही जवाब है आपका केरल उच्च न्यायालय जो है वह आपका पहली पेपरलेस अदालत बनी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। और यहाँ के सुप्रीम जज कौन से हैं? यहाँ के सुप्रीम जज आपके वाई.डी. चंद्रचूड़ हैं जो कि इस यहाँ के आपके सुप्रीम जज हैं। आगे देखते हैं, जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका फिलीपींस ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका फिलीपींस ने ऐसा किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 56 नंबर क्वेश्चन है। तो इन्होंने आपका शेफाली वर्मा को किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका शेफाली वर्मा को किया गया है आपका। और ये आपके टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली भारतीय महिला ये भी हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। हाँ, क्वेश्चन देखिए दिया है, हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा मिशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा मिशन शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा शुरू किया था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। और कुछ जल्दी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट मिशन हुए हैं उसमें देखे जाते हैं, जो मिशन वंदे मातरम है, वंदे भारत है, वो कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे लोगों के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है ये आपकी कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन भारत राहत जो है 2015 में चलाया था, यमन संकट के दौरान चलाया गया था। इसलिए आप इस तरह से ऑपरेशन कई पूछते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी ऑपरेशन नए नए चलाए जाते हैं उस बात को आप लोग याद करके पेपर में जाइएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? सही जवाब हो जाएगा आपका रूस के साथ किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका रूस के साथ किया है पैसेज अभ्यास।
इससे पहले आपका पैसेज अभ्यास एक हुआ था जो अमेरिका के साथ हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 59 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका दलाई लामा है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका दलाई लामा है। आगे देखते हैं, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है दीनानाथ पुरस्कार लता मंगेशकर। आगे देखते हैं, वाटर लिली भारत किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये आपका बांग्लादेश का है, राष्ट्रीय चिन्ह है बांग्लादेश का है। अब इधर की बात की जाए तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें उसकी बात की जाए तो आपका श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह आपका शेर हो जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह आपका चांद सितारा और चमेली हो जाता है, नॉर्वे का देखा जाए तो यहाँ का भी शेर हो जाता है, आपके तुर्की का देखा जाए तो चांद तारा होता है, फ्रांस देखा जाए तो लिली होता है, इटली का सफ़ेद लिली है। देखिए लिली कई तरह के होते हैं, इटली का सफ़ेद लिली है, फ्रांस का लिली है, और बांग्लादेश के जो क्वेश्चन ने पूछा है उसको वहाँ की वाटर लिली है। और इटली के देखे जाए तो सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया की जाल देखा जाए तो वेटल है, स्पेन के देखा जाए तो वहाँ पे ईगल बना होता है, अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का गोल्डन रॉड है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइएगा। आगे देखते हैं, सुमेलित करना है आपका देश है और वहाँ की राजधानी है, तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है, तो नॉर्वे की राजधानी आपका ओस्लो है, तो यहाँ से नॉर्वे से मिलाएंगे आपके ओस्लो, यानी पहले का डी से मिलेगा। उसके बाद आ जाता है आपका साइप्रस आ जाता है, तो यहाँ की राजधानी आपको निकोशिया है, तो पहले से मिला देंगे इसे। फिर देखते हैं जॉर्जिया आ जाता है, तो यहाँ की राजधानी तिब्लिसी है, तो तिब्लिसी से मिला देंगे जॉर्जिया की राजधानी तीसरा का। और ऑस्ट्रिया की राजधानी की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी आपकी वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इस तरह से पहले का चौथा से ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहीं से सीधे सीधे मिला देंगे। पहले का सी है और दूसरे का नहीं, चौथा नंबर नहीं सही होगा, तो पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का पहले, हाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी पर मिलाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपके जो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं इनको निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये भारत के आपके छठे राष्ट्रपति थे, और यह कार्यकाल जो था 1977 से लेकर 1982 तक का कार्यकाल था। आगे देखते हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आपके आंध्र प्रदेश के एक बार। आगे देखते हैं, पहली राष्ट्रीय पंचायत दिवस कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। पंचायती राज दिवस मनाने की प्रणाली जो शुरू हुई थी आपके मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 24 अप्रैल 2010 को शुरू की गई थी। हालांकि आपको पता है कि आपके पंचायती राज जो है 24 अप्रैल 1993 से संवैधानिक संस्था दर्जा प्राप्त किया था, और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू था। लेकिन इसे मनाने की जो प्रथा है वह 24 अप्रैल 2010 से शुरू हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद आपका कर्नाटक के बीजापुर में है। गोल गुंबद आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजापुर में। इसे किसने बनवाया था? आदिल शाही राजवंश के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था आपका गोल गुंबद। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है, जिसका निर्माण आपको कब किया गया था? 1656 में किया गया था। और किन्होंने किया था आपको पता है? आदिल शाह ने किया था। आगे देखते हैं, झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो आपका झारखंड का लोक नृत्य की बात किया जाए तो यहाँ आपका पाइका भी झारखंड का नृत्य है, पाइका भी है और छऊ भी है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों है। जैसे नटुआ भी होगा वो भी वहाँ का है, करिया झूमर हो गया वो है, जतरा की बात किया जाए तो वो भी आपका झारखंड का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सही जवाब हो जाएगा जूडो आपके जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। तो कहाँ पर लगाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, जापान का राष्ट्रीय खेल है। अब भारत की बात की जाए राष्ट्रीय खेल तो यहाँ का हॉकी है, ब्राजील की बात की जाए तो वहाँ का फुटबॉल है, रूस की बात की जाए तो रशियन हॉकी आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो यहाँ क्रिकेट हो जाता है, चीन की बात किया जाए तो टेबल टेनिस वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो देश और राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर, गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो
सही जवाब हो जाएगा पीटी ऊषा जी को जो है आपकी गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं, इन्हें पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। एक धाविका थी, आपको पता ही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन। जलवायु परिवर्तन संबंधी स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 16 जून 1972 को आयोजित किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1972 को आयोजित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन। इसमें आपके 22 देशों ने इसमें भाग लिया था। 122 देशों ने इसमें भाग लिया था, ना कि 122 देशों ने भाग लिया था इसमें। आगे आपका गद्यांश आ जाता है। गद्यांश शुरुआत आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर गद्यांश दिया गया। देखिए हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका गद्यांश है, तो गद्यांश को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़िएगा और गद्यांश पूरा तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यही आपका मेरिट बनाएगा, क्योंकि 10 नंबर का पूरा गद्यांश ही रहेगा आपका। 71 से 75 तक क्वेश्चन दिया गया है इसमें। गद्यांश को एक बार हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। दिया गया है आपका, आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसे राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी के भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, सामाजिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी बेपहचाने और अजनबी लगने लगते हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दावा करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। तो गद्यांश है आपका शिक्षा पर संबंधित था। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया आपका। क्वेश्चन पहला है 71 नंबर का, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें, सही जवाब हो जाएगा आपका भारतीय मानस और स्पंदन ध्वनित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें, सही जवाब देखते हैं, इसका हो जाएगा आपका भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसका भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम, इसी की बात की गई है ना गद्यांश में, तो यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आते हैं, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन है, हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा से साथ साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका सामाजिक जीवन के प्रभाव से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक जीवन के प्रवाह से। फिर आपका दूसरा गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। दिया गया है आपका, आप लोग अच्छे से गद्यांश को पढ़ते रहिएगा। दिया गया, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या दिया है, इसलिए नैतिक आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति
आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिएगा। क्वेश्चन आपका, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साहित्य धर्म कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है, अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? दूसरा क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका पीला आयोग था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका पीला आयोग था। इसमें क्या था कि भारतीय सेना के जो अंग्रेज का अनुपात था वहाँ, तो उसमें भारतीय सेना का अनुपात 2 होता था पीला आयोग में, और अंग्रेज सेना का अनुपात 1 हो गया था। अब इससे पहले विद्रोह से पूर्व आपका 5:1 था, लेकिन जब विद्रोह भारतीय सेना ने कर दिया था तो उसमें 5 और 1 का अनुपात की जगह 2 और 1 का अनुपात कर दिया गया था। और उसके बाद से भारतीय सेना के जो सैनिकों में नियुक्ति थे उसे भी रोक लगा दी गई थी। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे है? तो हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा आपका, यहाँ से देखते हैं, हड़प्पा जो है वो आपकी रावी नदी के तट पर है, पहले से पहले मिला देंगे। मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो यह आपकी सिंधु नदी पर है। लोथल की बात की जाए तो लोथल आपकी किस नदी पर है? जो है भोगवा नदी पर है। और कालीबंगा जो है वह घग्गर नदी पर है। इस तरह से चारों के चारों सही सही मिले हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यही बात की जाए आपकी कालीबंगा की, तो आपको पता ही है घग्गर नदी पर। चंदोड़ो के देखा जाते हैं सिंधु नदी के किनारे पर। रंगपुर की बात की जाए बहुत बार पूछता है, तो ये मादर नदी पर है। इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो मुगल काल की जो भाषा थी वह आपकी फारसी थी। इनकी राजभाषा फारसी थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। इसे भी 5वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी सुमेलित करना है। तो दिया गया है आपके शिवाजी के बारे में पूछा गया है। तो पहला दिया गया जीजाबाई जो थी, ये क्या थी आपकी? ये आपकी शिवाजी की माता जी थी। ऑप्शन नंबर पहले का पहले से मिला देंगे, पहले का पहले से मिला देंगे। 5वां यहाँ से देखते हैं, माफ कीजिएगा, पहले से मिला देंगे पहला 5वें नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद दिया गया आपके समर्थ रामदास जो थे ये आपके आध्यात्मिक गुरु थे शिवाजी के, दूसरे से मिला देंगे। और शाहजी भोसले की बात किया जाए तो ये आपके शिवाजी के आपके पिताजी थे, तीसरे का तीसरा मिल। और दादाजी कोंड जो थे ये आपके शिवाजी के संरक्षक थे। इस तरह से चारों के चारों सही सही सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 5वें का। आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपके सुमेलित करना है। आपका दिया गया है, कुछ दिया गया है, नाम दिए गए हैं और अधिवेशन के, कांग्रेस के जो अधिवेशन है उनके अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो डॉक्टर एम अंसारी जो है तो 21 अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये आपके मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ से तीसरे से मिला देंगे। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात किया जाए तो ये आपके नासिक से रहे हैं, नासिक के अध्यक्ष रहे। सरोजिनी नायडू को देखा जाए तो ये आपकी कानपुर की रही हैं, कानपुर की अध्यक्षता की है। और सुभाष चंद्र बोस जी आपको पता ही हरिपुर का अध्यक्षता की है। तो इस तरह से पहले का दूसरा से और दूसरे का चौथा से, तो
पहले का दूसरा से, दूसरे का चौथा से, दोनों ऑप्शन से नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा मिला देंगे, दिख रहे हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर सी पर मिला देंगे, ऑप्शन नंबर सी पर मिला देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, 7वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ में केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन, ये तो लगा ही था। और आगे देखते हैं आपके द्विसदनीय मंत्रिमंडल, ये भी था आपका। और आपका प्रांतीय स्वतंत्रता और अखिल भारतीय संघ, तो आपका अखिल भारतीय संघ भी था लेकिन प्रांतीय स्वतंत्रता जो था यह नहीं था। तो विशेषता आपकी 7वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के साथ राज्यों का द्वैध शासन नहीं था, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और बाकी आपके द्विनात्मक संस्थात्मक भी था, प्रांतीय स्वतंत्रता थी और अखिल भारतीय संघ भी था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 7वें का। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 8वें का। और ये कब हुआ था, 15 अगस्त आपका 1947 में, 3 जून 1947 को हुआ था यह। आगे देखते हैं अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, 9वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यह शुरू किया गया था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सही जवाब हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय लड़ रहे थे वो कौन से थे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ये थे आपके दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये इन्होंने जीत भी हासिल की थी वहाँ पर। और इन्होंने इस बात का वर्णन कहाँ किया गया है, अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, उन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से, सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर क्या है, तो संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका कायांतरित चट्टान, 12 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं भुवनेश्वर जो है वो आपका महानदी पर नहीं है, आपकी कुआ खाई नदी पर स्थित है, तो पहला ही जोड़ा आपका गलत हो जाएगा। सूरत आपका ताप्ती नदी पर है ही, और उसके बाद कोटा जो है वह चंबल नदी पर है, ये भी सही है आपका। और जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी पर है। तो देखिए ना भुवनेश्वर जो है वो महानदी पर न होकर कुआ खाई नदी पर हो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत सुमेलित है, तो यहाँ से सही बढ़ाते आगे चलिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय फैलाव कितना है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिएगा उत्तरी अक्षांश की बात किया गया है, और कहीं दक्षिणी अंश दे दे तो आप लोग उसे न लगाइएगा। अगर देश तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगर भारत का अच्छे अंश विस्तार पूछा है और देशांतरीय विस्तार पूछ दिया है तब कितना हो जाएगा आपका, तो 68 अंश 60 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाता है, अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो। अगला देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है, इंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप समूह में स्थित है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं यहाँ पर 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, एक औद्योगिक बेरोजगारी पाई जाती है, एक शिक्षित बेरोजगारी पाई गई जाती है। तो औद्योगिक बेरोजगारी जिसमें दिया नहीं है लेकिन शिक्षित बेरोजगारी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाकर हम आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। फिर देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ अब देखते हैं, दिया गया आपका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो की जाती है आपकी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जिसे हम एनएसओ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है, अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, तो
अवमूल्यन का उद्देश्य आपका होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का, यानी आयात में कमी लाना यानी निर्यात को प्रोत्साहन करना। जब आयात में कमी लाएंगे निर्यात में प्रोत्साहन होगा और ये अवमूल्यन कहलाता है। यानी रुपये का मान अगर सही रूप से देखा जाए तो वहां पर गिर जाता है। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? 19 नंबर क्वेश्चन है, तो यह पड़ा था आपका गेहूं उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका, गेहूं उत्पादन में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। 19 नंबर क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, फ्रांस जो है वह जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया था। और भारत में जीएसटी अब कब लागू हुआ था? तो भारत की बात किया जाए तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू किया था। और अब तक बहुत से तो लगा चुके हैं जीएसटी, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, सिंगापुर हो गया, कनाडा हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, वियतनाम हो गया। ये सब देश आपके जीएसटी के कर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का लोप होने का एक नियम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का, तो यह आपका देशद्रोह अपराध सिद्ध हो जाने पर भारत की नागरिकता वहां से खत्म कर दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं, या तो फर्जी तरीके से कोई नागरिकता ली जाती है उसी तरह कर जाती है, और या तो अपने से त्याग कर दिया जाए तो वहां से भी आपकी नागरिकता लोप हो जाती है। तो आपके ऑप्शन के हिसाब से जो भी रहेगा वहां से हम लगाकर चलेंगे। अगला देखते हैं, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब है आपका अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 36 तक की बात की गई है मूलभूत की। 26 नंबर क्वेश्चन है, तो किस में आ जाता है? चौथी अनुसूची में आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। माफ कीजिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बात की गई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं आपका, जिले की पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है कौन? 24 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका एसपी होता है। एसपी जिसे पुलिस अधीक्षक बोलते हैं, वह आपके पुलिस व्यवस्था का प्रमुख होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी पंचायती राज संस्था नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन है, तो ग्राम पंचायत होता है आपका। 3 स्तर होते हैं आपका बलवंत राय मेहता के अनुसार, तो इसी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसमें लागू है। तो पहला स्तर आपका ग्राम पंचायत हो जाता है, दूसरा पंचायत समिति हो जाता है, तीसरा स्तर आपका जिला परिषद हो जाता है। तो ग्राम पंचायत दिया है, पंचायत समिति दिया है, जिला परिषद दिया है, लेकिन नगर परिषद नहीं होता है, नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, काला दिखाई देता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो वहां पर वायुमंडल के अभाव के कारण काला दिखाई देता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता रहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अगर नीला की बात किया जाए तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर, झूठ का पता लगाने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को आपको पॉलीग्राफ बोला जाता है। पॉलीग्राफ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जहां तक बात की जाए पायरोमीटर का, तो इससे विकिरण की उष्मा की तीव्रता नापी जाती है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका पॉलीग्राफ हो जाएगा। आगे देखा जाए आपका, अगर गायरोस्कोप की बात किया जाए, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया गायरोस्कोप, इसकी बात किया जाए तो इससे आपके अभिन्यास कोणीय वेग को मापा जाता है। और काइग्रोमीटर की बात किया जाए जो चौथे नंबर पर दिया, इससे आपका ऊतक पर जेनोबायोटिक के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आविष्कार आपके हेनरी बेकलर ने किया था। हेनरी बेकलर ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। और रदरफोर्ड की बात की जाए तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। और आपका देखा जाए तो मैडम क्यूरी की बात किया जाए तो इन्होंने कौन से किया था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मैडम क्यूरी ने किसी खोज की थी। चलिए हम ही बता देते हैं, रेडियम की खोज की थी। और रेडियम के अलावा और किस तत्वों की खोज की है उसके साथ ही, वो लोग आप बताइएगा।
आगे देखते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, 29 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इसमें पाया जाता है। और दूसरे नंबर की बात किया जाए तो दूसरे नंबर पर सिलिकॉन पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन कहाँ पाई जाती है। तो लघुत्तम हड्डी जो है यह पाई जाती है आपके कान में पाई जाती है, और इस हड्डी का नाम क्या है, स्टेपीज नाम है इस हड्डी का। अगर यहीं सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो उसका फीमर नाम है, जो कि हमारे जांघ में पाया जाता है। अगर हमारे शरीर की सबसे पतली हड्डी की बात की जाए तो फिबुला होता है, ये भी हमारे पैर में ही पाया जाता है। अगर कुल हड्डियों की बात किया जाए तो भारत मानव में आपके कुल 206 हड्डियाँ होती है। अगर यहाँ वयस्क में हो जाती है और बच्चों की बात किया जाए तो वहाँ पर आपका 300 हड्डियाँ हो जाती हैं। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से मैथ की शुरुआत होता है, मैथ को हम लोग स्पीक करेंगे और आपका मैथ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना न भूलें। आगे देखते हैं हम लोग, दिया गया क्वेश्चन आपका, पोप धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा अयादि संधि का उदाहरण है। पो धन यानी मिलकर पवन होता है, आपको पता ही है, तो यह है आपका अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका विलक्षण होता है। विचित्र का पर्यायवाची आपका विलक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आपका, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसके लिए शब्द क्या है। तो आसान क्वेश्चन है, उसे इंद्रजीत बोलते हैं, इंद्रजीत बोलते हैं आपका। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी लगा कर आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इंद्रजीत। अगला आपका, कुल और कुल शब्द का सही अर्थभेद क्या होगा। तो एक कुल मतलब होता है आपका सब होता है, यानी कुल, हमें कुल चाहिए, कुल हो गया। और एक कुल होता है वो आपका वंश होता है, तो सब और वंश लगा कर आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे यहाँ से। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, गंदा पानी उबाल कर पिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, गंदा पानी उबाल कर पिए। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो यह बने हैं आपके राजीव कुमार बने हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, राजीव कुमार बने हैं। आगे देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने अपनी आत्मकथा बिलीव लॉन्च की है। 52 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका सुरेश रैना ने की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका पियरे ओलिवियर बने हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पियरे ओलिवियर गैरिसंच बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थशास्त्र बने हैं। और इससे पहले कौन थी, तो इससे पहले आपके गीता गोपीनाथ थी, इन्होंने उनकी जगह ली है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जनवरी 2022 को किस देश ने 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, ये बने हैं भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका, भरत सुब्रमण्यम बने हैं, आपके 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये 14 वर्ष की उम्र के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है। 56 नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका चेन्नई हवाई अड्डा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का चेन्नई हवाई अड्डा बना है 10 के सूची में शामिल होने वाला। आगे देखते हैं, और इसमें शीर्ष स्थान पे, पहले स्थान पे कौन रहा है आपका, अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा जो है वह प्रथम स्थान पे यहाँ पे पाया है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत का आपका 43वां स्थान रहा है। आपका 55 देशों में भारत का 43वां स्थान रहा है बौद्धिक संपदा सूचकांक में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें अमेरिका जो है फर्स्ट स्थान पर रहा है। आगे देखते हैं,
हाल ही में नूर सुल्तान किस देश की अपनी राजधानी बनाई है? 58 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका इंडोनेशिया जो है उसने अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया है वहाँ की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका 58 नंबर क्वेश्चन का आपका। आगे देखते हैं, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 59 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका रत्नाकर शेट्टी जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, रत्नाकर शेट्टी इसके लेखक हैं। आगे देखते हैं, 24 वर्षीय निखत जरीन ने बॉक्सिंग में 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो किसे हराकर जीता है? 60 नंबर क्वेश्चन है। तो इन्होंने हराया है जिटपोंग जूटामस को हराया आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिटपोंग जूटामस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। और ये आपके 52 किलो भाग वर्ग में जीती हैं और विश्व मुक्केबाज चैंपियन में वाली आपके 5वीं भारतीय महिला बनी है जीत करके। आगे देखते हैं, नहरें को देश किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको जो पाकिस्तान है यहाँ, इसे आपको नहरों का देश कहा जाता है। यहाँ सबसे बड़ी नहर प्रणाली है आपकी। आगे देखते हैं, वियतनाम की राजधानी और मुद्रा कम से कौन कौन से हैं? तो वियतनाम की राजधानी की बात किया जाए तो इसकी राजधानी हनोई है और इसका मुद्रा जो है वह आपका दोंग है। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा दोंग। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी लगाकर आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे नोमपनो और आपके रियल की बात किया जाए, देखो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो नोमपनो आपका कंबोडिया का राजधानी है और यहाँ रियल यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1/3, 1/3 जो होते हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सही सुमेलित नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन का। तो ये आपका प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है आपका। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 15 जनवरी को न होकर के आपके कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही सुमेलित नहीं है आपका, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बेमनाथ झील भारत के किस राज्य में स्थित है? 95 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेमनाथ झील जो है आपका केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, केरल में स्थित। फिर आपका बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम का लोक नृत्य है, बिहू। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, असम का। अब बिहू के अलावा असम का नृत्य आपका नट पूजा है, अंकिटिया नाट है यहाँ की। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्य नृत्य आपका मुखौटा नृत्य है, युद्ध नृत्य है। उड़ीसा देखा जाए तो यहाँ का आपका चंगू नाट हो गया, सवारी हो गया, संचार हो गया, ये सब यहाँ के नृत्य है। त्रिपुरा को देखा जाए तो यहाँ का सबसे फेमस नृत्य है जिसे बोला जाता है होजागिरी बोला जाता है, और एक गारिया भी है यहाँ का प्रमुख नृत्य। आगे देखते हैं, ध्रुपद गायकी के प्रसिद्ध घराना कौन सा है? 67 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्रुपद गायकी के लिए आपका ग्वालियर घराना जाना जाता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ग्वालियर घराना। फिर देखते हैं, टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? 68 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा यह आपके अमेरिका के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूएसए के खिलाड़ी हैं। और यह उन्होंने लगातार सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 गोल्फ खिलाड़ी बने रहे हैं। तो इन बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मार्टियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है मार्टियल प्रोटोकॉल। 69 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ओजोन परत। यह प्रोटोकॉल कब हुआ था आपका नियंत्रण करने वाले 16 सितंबर 1947 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया था। आगे देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण इनमें से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये आपकी जो दामोदर नदी है वह जैविक मरुस्थल कहलाती है आपकी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को ही हम बंगाल का सुख भी कहते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब आपके गद्यांश शुरू होते हैं। गद्यांश को हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा गद्यांश, एक बार हम अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसे दिया गया है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है।
इस पर महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्र चित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय होने लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटा मोटा रोग दूर भाग जाते हैं। खींचना, गुस्सा करना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इससे हमारी पहचान का धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि का शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत डायरी दिन में भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत रहने नहीं रहे, तो कुछ दिनों बाद वही दैनंदी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरियां स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। यह आपका गद्यांश है जो कि गुस्से को और शांत रहने के बारे में है। क्वेश्चन नंबर इस पे पहला बनता है, उपरोक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शांत रहो सुखी रहो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका गद्यांश का शीर्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका महायोग नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका महायोग। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? 73 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पाचन क्रिया से जुड़े रोग आपके दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मस्तक पर उभर आती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका मस्तक पर। नेक्स्ट देखते हैं, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रोध के अनुरूप अनुभव डायरी पर लिखें। जो क्रोध है उसे आप अपने किसी डायरी पर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर गद्यांश आ जाता है, ये भी काफी बड़ा गद्यांश है तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए यहां से पढ़ते हैं। दिया गया आपका, राष्ट्र से सर्वांगीण विकास के लिए चैत्य निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जा रहे हैं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चैत्य निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीय प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चैत्य निर्माण की जो बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता है, आज की लॉर्ड मैकेल की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हमारे अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करने के पश्चिम अंधाधुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्रव्य दोष के रूप में आज देश के सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। यह आपका गद्यांश था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, चैत्य निर्माण की परम आवश्यकता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन। फिर आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया आपका,
जनतंत्र के लिए लाभकारी होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जो है वह जनतंत्र के लिए लाभकारी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं, उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान है क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय संस्कृति में जीवन बिताते हैं। प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ये आपका चौथा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 1775 से 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम था, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे इसमें, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का, ब्रिटिश युद्ध आपके जीत गए थे। और उसके बाद 1782 में आपकी जो है वो आपकी सालबाई की संधि से युद्ध आपकी समाप्त हो गई थी। आगे देखते हैं, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका पहले अंबर का युद्ध हुआ था, फिर प्लासी, फिर आपका वांडीवास, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। इस तरह से आपका तीनों हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आपका जो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, उसके बाद बांडीवास हो गया जो कि 1760 में हुआ था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और उसके बाद बक्सर का युद्ध आ जाता है 1764 में हुआ था, जिसमें मीर कासिम और नवाब मिलकर के युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर जी, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी यही होता है आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब। आगे देखते हैं, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सही जवाब हो जाता है चौथे का ऑप्शन नंबर ए, मुंडको उपनिषद से लिया गया, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। लगते हैं, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो यह है आपका सही जवाब बनता है आपका पुर्तगाल का निवासी था। अभी पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा। कब भारत आया था, 1498 में आया था आपके वास्को डिगामा, केरल के तालीकोट पर, कलिकट जो है केरल का, वहाँ पर आया था। आगे देखते हैं, दूसरा और पहला सूची सुमेलित करना है, संस्था और उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो छठवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सही जवाब हो जाता है आपका जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक जो है वह कौन संस्थापक थे इसके महात्मा गांधी जी थे, पहले का पहले से मिला देंगे। जो संघ बना था आपका 1932 में। दूसरा है आपका दलित वर्ग मिशन समाज 1906 में बना था, ये आपके BR सिंधे थे, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। आगे जाएगा बहुजन समाज दल जो कि 1910 में बना था, इसके संस्थापक कौन थे, तो मुकुंदराव पाटिल थे, तो तीसरे का तीसरा से मिला देंगे। फिर दलित वर्ग कल्याण संस्थान जो कि 1924 में बना था, इसे आपके BR अम्बेडकर जी बनाए थे, तो चारों के चारों आपके सीधे सीधे मिले हुए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन माफ कीजिएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ से आते हैं सातवें क्वेश्चन पर, दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्याय के ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया, तो कौन से नियम में दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा आपका वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के तहत यही आपका कानून पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सातवें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया आपका 8वां देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो सही जवाब बन जाता आपका जेम्स हक्की ने शुरू किया था, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का, जेम्स हक्की ने किया था। 8वें नंबर क्वेश्चन का माफ कीजिएगा 8वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, जेम्स हक्की ने किया था। आगे देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया आपका स्तंभ फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित करना है, 9वां क्वेश्चन है, तो आपका पुस्तक और लेखक संबंधित है। दिया गया आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक आपके ताराचंद्र जी हैं, पहले का पहले से मिला देंगे। उसके बाद दिया है आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक जो हैं आपके ये के दत्ता जी हैं, दूसरे का आपका चौथे से मिलाएंगे।
फिर क्या है आपका प्रोटेस्ट ऑफ जीसस, इसके लेखक आपके कौन हैं? तीसरे का आपका दूसरे से मिला देंगे, तीसरे का तीसरे से मिला देंगे, आपके राजा राम मोहन राय जी हैं तीसरे का तीसरा। और चौथा हो गया आपका आवर इंडियन मुसलमान, इसके लेखक डब्ल्यू हंटर जी हैं आपके, तो चौथे से मिला देंगे आपके। इस तरह से आपका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब बन जाता है आपका भारत छोड़ो का नारा, सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर। तो यहाँ से आपका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली ने दिया था भारत छोड़ो का नारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संसार की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तो सही जवाब बनता है पामीर के पठार को आपका संसार की छत कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी बनता है आपका 68.7 पूर्व जो है गुजरात में जो स्थित है आपका पश्चिमी बिंदु, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? 13वें नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब बनता है आपका राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13वें का राजस्थान में स्थित है अरावली श्रेणियां आपकी। और अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो आपका गुरु शिखर है आपके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 13वें का। आगे देखते हैं, सुमिलित नहीं है कौन सा है बताना है आपको, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14वें का जो शिव समुद्र है वह आपका केरल में राज्य में नहीं है, शिव समुद्र परियोजना जो है केरल राज्य सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 14 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, जो शिव समुद्र जल विद्युत परियोजना है वो आपकी कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? सही जवाब हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन नंबर डी तारापुर में, 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका तारापुर में। देखते हैं 16वां क्वेश्चन, सही जवाब सही सुमेलित करना है 16वें का, तो बन जाता है आपका यहाँ से दिया गया है योजना और उसके कार्यान्वयन दिया गया है। तो प्रथम योजना जो था उसमें कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था आपका? उसमें चलाया गया था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 1956 में, तो उसमें सामुदायिक विकास चलाया गया था। तो पहले का दूसरे से मिलाएंगे, आपका पहले का दूसरे से मिलाएंगे। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसमें आपका तीव्र औद्योगिक विकास चलाया गया था, तो दूसरे का आपका बी का मिल जाएगा आपका पहले से। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात किया जाए तो वहाँ आधारभूत उद्योगों का प्रकाश की बात की गई थी, आधारभूत उद्योगों के प्रसार की बात की गई थी, तो तीसरा मिला देंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो वहाँ स्वावलंबन की बात की गई थी, तो यहाँ से आपका 5वें से मिला देंगे। और आ जाता है आपकी जो पंचम पंचवर्षीय योजना है उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था, तो इस तरह से मिला देंगे। पहले का दूसरा से, दूसरे का पांचवा से, तो सही जवाब आपका बन जाता है। कौन सा सही जवाब बन जाएगा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16वें का सही जवाब बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में कौन मुक्त व्यापार का सबसे अच्छे परिभाषित करता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका IBRD करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका उत्पादन कार्यों का योगफल जो होता है वह राष्ट्रीय आय कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था?
सही जवाब हो जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसके द्वारा आपका संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका संघीय सरकार के नाम से इसे जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, संघीय सरकार। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी बन जाता है आपका, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर, दिया गया है आपका, राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यह एक अस्थायी सदन है आपका। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिला स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में जिलाधीश कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर कहलाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं आपका, मानव शरीर का भार होता है, तो यानी कहाँ पर कितना भार होता है इसकी बात की गई है, तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही जगह, ध्रुव पर जो है मानव शरीर का भार आपका अधिकतम होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं आपके 27 क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो सही जवाब यहां से देखेंगे अनंत होती है आपकी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, अनंत होती है। अगला देखते हैं, सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका सही जवाब आपका हीलियम गैस भरी होती है गुब्बारे में आपकी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, हीलियम गैस भरी होती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आरडीएस का अन्य नाम है? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, साइक्लोनाइट नाम है आपका आरडीएक्स का। ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, दिया गया किस रक्तवर्ग को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर बोला होता है? तो किसे बोलते हैं? जो आपका रक्त वर्ग ओ होता है वह यूनिवर्सल डोनर होता है। और सर्वग्राही की यही बात की जाए तो आपका ए बी आपका सर्वग्राही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ से मैथ की शुरुआत होती है, मैथ को हम स्किप करेंगे। टेलीग्राम पे आपको मैथ के साथ इसका पीडीएफ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संहार का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समधन हार। ऑप्शन डी सही हो जाता है आपका, समधन हार हो जाएगा, संहार का सही संधि विच्छेद। अगला देखते हैं, मूर्त शब्द का विलोम क्या होगा? 37 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब बन जाता है अमूर्त हो जाएगा। मूर्त का विलोम आपका अमूर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ से, अमूर्त। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुत्री की पर्यायवाची नहीं है? 38 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा दुहिता होता है पुत्री का पर्यायवाची, तनया होता है, सुता होता है, लेकिन आपको दौहित्र जो है यह आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? 39 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका भावी होता है, भावी दरोगा। आपके आप लोग पेट देकर आपके भावी वीडियो बनेंगे, भावी लेखपाल बनेंगे, तो इस तरह से आपका भावी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दिन दिन दिया, देखिए एक दिन है एक दीन है, सबका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब यहाँ से बनता है आपका, एक दिन होता है जिसे दिवस बोलते हैं, और दीन होता है तो उसे गरीब होता है, जिसे गरीब शब्द को दर्शाता है, आपका दीन होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह से बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अप्रैल बन जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। क्योंकि जून, नवंबर और अप्रैल, सितंबर जो 4 महीने होते हैं आपके 30 दिन के होते हैं, बाकी के बाकी सभी जो है वह 31 दिन के होते हैं। इस तरह से आपका अप्रैल आपका भिन्न हो जाएगा। याद रखिएगा, जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर 4 महीने जो होते हैं वह 30 के होते हैं। आगे दिया गया है, यदि कूट भाषा में NUROTIC को TICRONEJ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PSYCHOTIC को किस प्रकार लिखेंगे? 27 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका
TICCHOPSY लिखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, यदि ए बी और के का भाई है, डी बी की माँ है, ई ए का पिता है, तो इनमें से कौन सा वाक्य निश्चित रूप से असत्य है। 48 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग ट्री मॉडल से इसे अब बना सकते हैं। तो सही जवाब हो जाता है आपका 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ए जो है वह के का पिता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ए जो है वह के का पिता है। आप लोग वीडियो को पोस्ट करके एक बार जरूर इसे लगाइएगा। अगला देखते हैं, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश के पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। उक्त दौड़ में निम्नलिखित को किसने जीता। तो सही जवाब बन जाता है 49 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है आपका, गौतम ने जीता। ऑप्शन सी से हो जाएगा आपका, गौतम ने। अगला देखते हैं, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका 7:30 होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, 7:30 पे होगा। अगला देखते हैं, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ से मुंबई में शुरू किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत के किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी देखिए यहाँ से क्या दिया गया है आपका, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका, इंदौर जो है वह स्वच्छ शहर चुना गया। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमन अवार्ड किसने जीता है। 53 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुष्मिता सेन ने जीता। आपका ऑप्शन बी सही है आपका, सुष्मिता सेन। आगे देखते हैं, हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो यहाँ से आपका सही जवाब आपका गंजम बनता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यहाँ से गंजम। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिकॉर्ड 2022 जारी की थी। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाता है, यहाँ से विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया था। आगे देखते हैं, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में किया गया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, यहाँ से बेंगलुरु में किया गया। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 136वां स्थान है आपका। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का 136वां स्थान है। आप लोग कमेंट में बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपको कौन जारी करता है। आगे देखते हैं, हाल ही में बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में आइए। कभी आप लोग गोरखपुर आइए तो बखिरा पक्षी विहार जरूर देखने आइएगा। काफ़ी खस्ता हालत है इसकी, यहाँ पानी दूर दूर तक नहीं दिखता है, सिर्फ यहाँ शैवाल ही दिखते हैं। बहुत ही खस्ता इसकी हालत है, और इसे आपका हाल ही में आपके रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखिए गोरखपुर के हमारे योगी जी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसकी हालत बहुत ही खराब है। यहाँ पर मेरा घर इसके बगल में ही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। तो सही जवाब बन जाता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बन जाता है, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने हैं। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस केरे बने हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, यहाँ से फ्रांसिस केरे बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत कुल कितने पड़ोसी देशों की संख्या है। तो सही जवाब बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। 9 पड़ोसी देश हैं आपके, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अगला है, सूडान की राजधानी क्या है। 62 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम है। सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब बन जाता है आपका जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका 2009 में हुआ था ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन, और वो हुआ था आपका रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाता है यहाँ से। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा ब्लर हो गया तो आप लोग प्लीज इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इसके लिए माफ कीजिएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 65 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा आपका उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित। अगला है पंडित भीमसेन जोशी हैं, तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तानी गायक है ये पंडित भीमसेन जोशी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला देखते हैं विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, आगे दिया है किस प्रदेश में है? 67 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखते हैं देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी किस राज्य से हैं? 68 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य से हैं आपके। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ से, केरल से हैं। अगला क्वेश्चन है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 69 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ से सही जवाब आपका 11 हो जाता है। हॉकी क्रिकेट आप 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, किसने की थी? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ फोरियर ने की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 70 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं यहाँ से गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को एक बार पढ़ते हैं उसके बाद आंसर देते हैं। गद्यांश एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है आपका पूंजीवाद समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है। इस बाजार के कारण लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला व कलाकार अपने समाज से पूरी तरह जुड़े थे। कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का था। बाद में कला दरबार में आई, कला और कलाकार का क्षेत्र संकुचित हुआ। कह सकते हैं कि कला सामाजिक समाज में कला दरबार से निकलकर बाजार में आई। इसमें उसका अजनबीपन या एलियनेशन और बढ़ा। तो ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। यहाँ से दिया गया आपका 71 नंबर क्वेश्चन थे, पूंजीवाद समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या हुआ है? तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका, बाजार बढ़ गया आपका, बाजार हुआ आपका। ऑप्शन नंबर सी सही है 71 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया, पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ से समाज का संबंध है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, समाज का। आगे देखते हैं कला क्षेत्र का संकुचन का आशय क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। देखते हैं बी क्या दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कला का दायरा सीमित हो गया है आपका। ऑप्शन नंबर बी सही है, माफ कीजिएगा थोड़ा पीडीएफ के लिए आप लोग हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं अजनबीपन का आशय क्या है? बस एक दो क्वेश्चन आप लोग एडजस्ट कर लिए, आगे आपका सही है, बस एक पेज आपका गड़बड़ हुआ था। दिया गया है अजनबीपन का आशय क्या है? 74 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए बन जाता है एकाकीपन। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, एकाकीपन। ऑप्शन ए सही हो जाता है। आगे दिया गया गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? 75 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, कला में पूंजीवाद। ऑप्शन ए सही हो जाता है आपका, कला में पूंजीवाद। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं गद्यांश दिया गया है, यहाँ से दूसरा नंबर गद्यांश देख लेते हैं। दिया गया है आपका ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता। वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड को ढंग से सुनाते हैं, मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है होता। अगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब वे उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा भी करते समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान होता।
ये आपका ईर्ष्या से संबंधित क्वेश्चन था। उसके बाद उसमें क्वेश्चन दिया गया 76 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। दिया गया आपका ईर्ष्या का काम क्या है, तो ईर्ष्या का काम आप लोग गद्यांश में पढ़े हैं कि जलाना है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका लक्ष्य है। ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ से आपका लक्ष्य। आगे देखते हैं गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है, 78 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका खिल्ली उड़ाई गई है। आगे देखते हैं अपव्यय का अर्थ क्या अर्थ है, तो सही जवाब बन जाता है 79 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा फिजूल कर से, फिजूल कर। और मितव्यय जो होता है वो कम खर्च होता है। 80 नंबर क्वेश्चन दिए देखते हैं गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा, 80 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका ईर्ष्या। ऑप्शन ए यहाँ से सही होता है आपका ईर्ष्या।